शहजादी रोज और सुनहरा परिंदा। कई साल पहले एक दूर की रियासत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसके बाल लंबे और लाल थे और उसे गुलाब के फूल बेहद पसंद थे और इसीलिए सभी उसे शहजादी रोज के नाम से जानते थे। रोज शाम शहजादी रोज अपनी बालकनी में जाती और ताली बजाती। तब कहीं से एक सुनहरा परिंदा आकर उसके कंधे पे बैठ जाता और फौरन शहजादी के बाल तेज लाल रोशनी में चमकने लगते। जब परिंदा अपनी मीठी आवाज में गाने लगता तब शहजादी रोज भी उसका साथ देती और उसी वक्त रियासत की सारी आवाम मीठे सपने देखते हुए सो जाती, बिल्कुल अलग सुबह तक। यूं कुछ साल गुजर गए। रोज शाम शहजादी रोज उसके छोटे से सुनहरे परिंदे के साथ अच्छी सी लोरी गाती, जिससे तमाम लोगों को मीठे सपने आते और सुबह तक अच्छी नींद मिलती। लेकिन एक रोज एक भयानक वाकया पेश आया। एक बेरहम बूढ़ी डायन को शहजादी का पता चल गया और उसने बदवा देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा, सिमसलाबीम, होने दो रोज का कलर डीम। डायन के ऐसा कहते ही शहजादी रोज के बाल कोयले से काले हो गए। उस शाम को भी शहजादी रोज ने अपनी बालकनी में जाकर तालियां बजाई, लेकिन जब सुनहरा परिंदा आया तब उसके बाल लाल की जगह काले रंग में चमकने लगे और जैसे ही सुनहरा परिंदा सुरीली आवाज में गाने लगा, वैसे ही शहजादी भी लोरी गाने लगी, जिसे सुनकर तमाम लोग सो गए। लेकिन उन्होंने उस रात मीठे नहीं बल्कि खौफनाक सपने देखे। दूसरे दिन जब शहजादी को यह बात पता चली तो उससे बहुत अफसोस हुआ। उसने परिंदे से पूछा, सुनहरे परिंदे, मुझे बताओ ना, मैं मेरी आवाम के मीठे सपने पहले जैसे कैसे करूं ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सो पाए? काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की। शहजादी को उस सलाह से हैरत हुई और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने एक बर्तन में पानी लेकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी। उसके बाद उसने अपने बाल उस गुलाब जल में डुबो दिए और फिर मौजज़ा हुआ। उसने जैसे ही अपने बाल उस गुलाब जल में डुबोए, उसके बाल पहले की तरह लाल हो गए। फिर आसमान भी चकाचौंध हो गया। शहजादी ने लोरी गाई और तमाम लोग मीठे सपने देखते देखते सुबह तक सोते रहे। लेकिन यहाँ वो बेरहम डायन उसकी बद्दुआ नाकाम होने की वजह से बहुत गुस्सा हुई और उसने दोबारा बद्दुआ देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा, सिमसलाबिम, होने दो रोज का कलर डिम। दोबारा शहजादी के बाल कोयले से काले हो गए, लेकिन इस बार उस बेरहम डायन ने रियासत के तमाम गुलाब उसके उड़ने वाले झाड़ू पर बैठकर निकाल लिए। अब देखती हूँ कि तुम मेरी बद्दुआ से कैसे बचती हो। और वो गुस्से से इतराई और यहाँ फिर से अफसरदा शहजादी ने परिंदे से दरियाफ्त किया, सुनहरे परिंदे, मुझे बताओ ना, मैं मेरी रियाया के सपने पहले जैसे मीठे कैसे कर सकती हूँ ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सोए? काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की, लेकिन मैं अब गुलाब कहाँ ढूंढूं? काले बाल गुलाब जल में। ये कहकर वो परिंदा उड़ गया। शहजादी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जो कुछ हुआ उससे उसे इतना बुरा लग रहा था कि उसकी आंखें भर आई और आंसू की एक बूंद जमीन पर गिरी। बिल्कुल उसी वक्त एक जवान और खूबसूरत शहजादा जो शहजादी की बालकनी के नीचे खड़ा था, उसने एक छोटा डिब्बा खोलकर उसमें से एक लाल रंग का बाल निकाला और उसने उससे झुककर शहजादी के आंसू पर लगा दिया। फिर क्या था? मौजज़ा हुआ। अचानक वो लाल बाल एक खूबसूरत गुलाब की कली में बदल गया। शहजादे ने वो गुलाब उठाया और शहजादी तक ले गया। गुलाब देखते ही उसने अपनी आंखें पोंछी और उसकी पंखुड़ियां निकालकर बर्तन के पानी में डाल दी। उसके बाद जैसे ही उसने अपने बाल उसमें डुबोए, वो बद्दुआ टूट गई और सभी ने चैन की सांस ली। फिर बादशाह ने शहजादे से सवाल किया, नौजवान, तुम्हें वो लाल बाल कहाँ से मिला?
जब राजकुमारी और मैं दोनों छोटे थे तब मैंने राजकुमारी का एक बाल बड़े प्यार से संभाल के रखा था। राजकुमारी ने भी मेरा एक बाल तोड़कर अपने पास संभाल कर रखा था। ये सच कह रहे हैं अब्बाजान। शहजादी ने शहजादे की बात से हामी भरी और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलकर उसमें से शहजादे का एक बाल निकालकर तमाम लोगों को दिखाया, जिसे देख सभी को बहुत मसरत हुई। उसी दिन शहजादे और शहजादी ने एक दूसरे से निकाह भी कर लिया। और जब बेरहम डायन को ये पता चला कि उसकी बद्दुआ फिर से टूट गई है, तब वो गुस्से से तिलमिला उठी और गुस्से से फूल फूल कर वो ऐसे फट गई कि उसके हजारों टुकड़े इधर उधर हर जगह पर बिखर गए। कुछ अरसे बाद रियासत के हर एक बागीचे में फिर से गुलाब खिलने लगे। हर जगह गुलाब ही गुलाब थे और वो रियासत लाल रंग के गुलाबों से भर गई, जैसे शहजादी के लाल बाल थे। और हर रात शहजादा और शहजादी उस बालकनी में आते और रोज उस सुनहरे परिंदे से मिलते और गाना गाते, जिसके बाद तमाम लोग मीठे सपने देखते हुए सुबह तक चैन की नींद लेते। खत्म शुद। कभी ना हंसने वाली शहजादी। एक रियासत में एक शहजादी थी जो अपनी पूरी हयात में कभी हंसी ही क्या, मुस्कुराई तक न थी। वो अपने वालिद की बेहद चहेती थी, इसीलिए उसके वालिद को उसे इस हाल में देखकर बहुत रंज होता था। एक मर्तबा उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने रियासत में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई शहजादी को हंसाएगा वो शहजादी से शादी कर सकेगा। फिर क्या था, जोकर, जादूगर और कई फनकार बादशाह के महल में हाजिर हो गए। उन सभी ने अपने अपने तरीके से शहजादी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हंसी ही नहीं। वहीं महल के करीब जैक नाम का एक बहुत ही ईमानदार, थोड़ा सीधा और अजीब लड़का रहता था। वो उसकी गरीब माँ के साथ रहता था। एक बार जैक की माँ ने उसे बाहर जाकर काम ढूंढने को कहा। उस नौजवान ने जल्द ही महल के पास के ताम खाने में मददगार के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन के काम के बाद ताम खाने के मालिक ने उसे तनख्वाह के तौर पर दर्जन भर अंडे दिए, जिसे हाथ में लिए वो घर निकल पड़ा। जैक इतना खुश था कि वो दौड़ते हुए घर जा रहा था और बिल्कुल महल के सामने जहाँ शहजादी खिड़की में खड़ी थी वहाँ आकर वो गिर गया और उसके अंडे टूट गए। शहजादी ने ये सब देखा, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उससे कहा, अरे बेवकूफ कहीं के, तुम अगर सभी अंडों को अपने टोपी में डाल कर लाते तो वो टूटते नहीं ना। अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज दिन भर काम करने के बाद जैक को तनख्वाह के तौर पर खंजीर का एक बच्चा दिया गया। घर जाते वक्त जैक को अपनी अम्मी की बातें याद आई और उसने खंजीर के बच्चे को अपनी टोपी में डालकर घर की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन बिल्कुल महल के सामने खंजीर के बच्चे ने किसी तरह टोपी से बाहर छलांग लगाई और भागने लगा। जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पैर फिसलकर गिर गया और सर से लेकर पैर तक कीचड़ में भर गया। शहजादी अपने महल की खिड़की से सब देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब कीचड़ से लथपथ हालत में घर पहुंचा तब उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा, ओह जैक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने उस खंजीर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपने अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया, क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था।
और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसर्रत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। शहजादी और मटर। एक वक्त की बात है, एक शहजादा था जो निकाह करना चाहता था। क्योंकि वो शहजादा था तो उसे चाहिए थी एक शहजादी। रानी ने उसे बड़े अदब से पालन पोषण किया था, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसकी होने वाली बीवी भी बड़ी अदब तरीन हो। उनके सल्तनत में कोई ऐसी शहजादी नहीं थी जो शहजादे के लिए सही हो। तो शहजादा शहजादी की तलाश में पूरी दुनिया घूमने निकला, पर जितनी भी शहजादियों से वो मिला उसमें कोई ना कोई खामी थी। किसी की नाक ऊंची थी तो किसी का कद छोटा, किसी की चाल में खोट थी तो किसी की आवाज में। उसे ऐसी कोई शहजादी नहीं मिली जिसे वो अपनी बीवी बना सके। गमजदा होके वो अपनी सल्तनत वापस लौट आया और सोचा कि उसकी किस्मत में बीवी की फरहत है ही नहीं। एक दिन जब वो अपने महल वापस पहुंचे, अचानक जोरों की बारिश होने लगी। फलक में काले बादल छा गए और कड़कती बिजली की आवाज ने महल की दीवारों को हिला कर रख दिया। महल के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाकर इस कुदरत के कहर को देखने लगे। और तभी महल के खुसूसी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। शहजादे के वालिद साहब ने जब वो दरवाजा खोला तब बाहर एक बहुत खूबसूरत शहजादी खड़ी थी। वो बारिश में भीग रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल और रेशम के जूतों से पानी टपक रहा था। उसने कहा कि वो एक शहजादी है। वो एक नजदीकी सल्तनत से अपनी सल्तनत वापस लौट रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मल्लिका को यकीन नहीं हुआ कि वो एक शहजादी है। मल्लिका ने सोचा, क्या ये सच कह रही है? बादशाह सलामत उसे अंदर लेके आए और उसका तारुफ हर किसी से कराया। मल्लिका ने कहा, तुम्हारे इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने कभी ऐसी बदहाल शहजादी नहीं देखी। तेज तरीन मल्लिका को कुछ गड़बड़ नजर आई। आखिर उन्हें महल की हिफाजत जो करनी थी, असलियत जानने के लिए उन्होंने एक तरकीब की। उन्होंने रसोई घर से एक सूखे मटर का दाना लिया और उस मटर को ख्वाबगाह के बीचों बीच रख दिया और फिर उन्होंने 20 रेशम से भी मुलायम गद्दे उस मटर के ऊपर रख दिए। इतने दिलकश और मुलायम गद्दे पहले किसी ने नहीं देखे होंगे। इन गद्दों से रानी की पसंद और पार का अंदाजा लगाया जा सकता था। पहला गद्दा गहरे गुलाबी रंग का परिंदों के नरम परों से बुना हुआ था। दूसरा बैंगनी रंग का रेशम के धागों से बुना हुआ था। तीसरा सफेद रंग का मलमल से भी नर्म गद्दा जिस पर एक हंस की तस्वीर बनी हुई थी। पट्टी वाले गद्दे, स्प्रिंग वाले गद्दे, जरी वाले गद्दे, लीनन के नर्म आला दर्जे के गद्दे और सोनों के धागे से बने हुए गद्दे जिस पर सल्तनत की मोहर और नाम लिखा हुआ था। और मटर के ऊपर ये सारे हसीन गद्दे रखने के बाद शहजादी को उसके ऊपर सुलाया गया। हाफते हुए गद्दों को एक दूसरे के ऊपर और ये फिजूल मेहनत करने के बाद रानी बोली, अब पता लगेगा कि असल में ये लड़की शहजादी है या नहीं। जब सुबह सोने के बाद शहजादी नाश्ते पर आई तो वो बड़ी निढाल थी। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? रानी ने पूछा। नहीं, मैं नहीं सो पाई। शहजादी ने जवाब दिया,
मेरे बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा था, कोई ऐसी चीज जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। मेरे ख्याल में वो तोपों में इस्तेमाल किए जाने वाला लोहे का गोला ही था। मेरे पूरे बदन पर घाव के निशान पड़ गए हैं। सब ये सुनकर बड़े खुश हुए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो सचमुच एक राजकुमारी थी, क्योंकि इतनी कोमल और नर्म जल्द किसी शहजादी की ही हो सकती है। शहजादे ने उसके साथ शादी कर ली और उस मटर के दाने को बिस्तर के नीचे से निकालकर अजायब घर में रख दिया, जहां वो मटर आज भी है। शहजादी और मेंढक। एक जमाने में बहुत बड़ी सल्तनत थी। वहाँ बहादुर और नेक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। शहजादी गेंद से खेलने की बेहद शौकीन थी, इसीलिए बादशाह ने उसकी सालगिरह पर उसे सोने का गेंद तोहफे में दिया। उससे वो गेंद बेहद अजीज था, इसीलिए अगर महल के बाहर भी कभी जाना हो तो वो गेंद हमेशा अपने पास रखा करती। एक दफे मौसम गर्मा में शाम के वक्त शहजादी बागीचे में घूमने के लिए गई। उसने सोने की गेंद को खुद के हाथ में पकड़ा हुआ था। वो गेंद जितना हो सके उतना ऊपर हवा में फेंका करती और उसे जमीन पर आने तक इंतजार करती, लेकिन उसने वो गेंद बहुत ऊपर उछाल दिया। इसीलिए शहजादी को वो गेंद कहाँ चला गया वो नजर ही न आया। उसने करीब के तालाब में बस पानी के उछाल की आवाज सुनी। ओह नहीं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरे सोने का गेंद खो गया। शहजादी मायूसी के साथ रो पड़ी। मैं अब्बा जान को ये कैसे बता दूं कि उनका दिया कीमती तोहफा मुझसे खो गया। ये कहकर शहजादी ज़ारो कतार रोने लगी। इसे वापस हासिल करने के लिए मैं कोई भी चीज दे सकती हूँ। अचानक एक मेंढक ने छलांग लगाई और वो तालाब के पत्ते पर आकर बैठ गया। तुम क्यों रो रही हो शहजादी? उस शहजादी ने वो आवाज सुनी। उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे कोई नजर न आया। मैं तुम्हारी कुछ इमदाद कर सकता हूँ शहजादी? उसने वो कर्कश आवाज दोबारा सुनी। उसके बाद उसने देखा कि तालाब के किनारे पर एक मेंढक बैठा हुआ है। शहजादी, अगर मैं तुम्हें गेंद तालाब से निकाल के दूं तो क्या खुश होगी? मेंढक ने एहतरामन पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शहजादी खुशी के मारे कूदने लगी। मैं तुम्हें ढेर सारे हीरे जवाहरात दूंगी, जो तुम कहोगे वो करूंगी। लेकिन उस मेंढक ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हीरे और मोती नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा कोई खजाना भी नहीं चाहिए, उसका मुझे कोई फायदा नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, मुझे अपना हमसाया बनाओ, अपनी थाली से खाना खिलाओ और मुझे अपने बिस्तर पे ही सुलाओ। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर मैं तुम्हारी गेंद तालाब से निकाल सकता हूँ। ये कैसा भयानक ख्याल है? एक मेंढक इंसानों की तरह कैसे जी सकता है? शहजादी परेशान हो गई। ऐसा बदतमीज मेंढक भला मेरी गेंद कैसे ढूंढ सकता है? इसका मुझे शक है, और अगर उसने ऐसे कर भी लिया तो वो मुझसे मिलने के लिए मेरे महल तक कैसे आएगा? वो तो बहुत दूर है। शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं यकीन दिलाती हूँ कि जो भी तुमने कहा वो मुझे मंजूर है। सिर्फ मेरी गेंद मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। शहजादी ने इल्तिजा की। मेंढक ने तालाब में छलांग लगाई और पानी उछल गया। शहजादी बेहद बेसब्री से उस तालाब की जानिब देख रही थी। जल्द ही मेंढक ने अपना सर ऊपर निकाल लिया। मेरी शहजादी, ये रही तुम्हारी गेंद। ये कहकर उसने तालाब से बाहर आकर सोने की गेंद उसकी जानिब फेंक दी। शहजादी ने अपनी पसंदीदा चीज ले ली और खुशी खुशी अपने महल की जानिब लौटने लगी। मेंढक उसे पुकार कर उसके दिए हुए वादे के बारे में याद दिलाने लगा, लेकिन वो भूल चुकी थी। ठहर जाओ शहजादी, ठहर जाओ। क्या तुम भूल चुके ये अपना वादा? मुझे अपने साथ लेके चलो। लेकिन वो पीछे पलटी ही नहीं। अगले दिन जब शहजादी अपने खानदान के साथ खाना खाने बैठी थी, उस वक्त किसी ने दरवाजे पर धीमी सी दस्तक दी।
शहजादी दरवाजे की जानिब आई और तालाब के मेंढक को देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने खुद के दम पर महल तक आने में जीत जो हासिल की थी। शहजादी ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा मेज की जानिब आकर बैठ गई। क्या हुआ? तुम इतनी गमज़दा क्यों हो मेरी बच्ची? उसके अब्बा हुजूर ने कहा। लेकिन अब्बा हुजूर, शहजादी ने कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि तालाब के पास जो कुछ हुआ वो कैसे समझाए। मेरी सालगिरह पर आपने दिए गेंद के साथ मैं खेल रही थी, मुझसे वो तालाब में गिर गया। वहाँ पर एक मेंढक बैठा था और उस मेंढक ने उसे तालाब से निकालने में मेरी मदद की। बदले में मैंने उससे ऐसे वादा कर लिया कि उसके साथ मैं महल में रहूंगी। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम शहजादी हो और तुम शहजादी होने के बाद झूठे वायदे नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना होगा। शहजादी दरवाजा खोलने चली गई और मेंढक ने छलांग लगाई और अपनी कर्कश आवाज में उससे कहने लगा, सुनो, मुझे अपने खाने की मेज पर ले चलो ताकि मैं कुछ खा सकूं। शहजादी ने अपने अब्बा की जानिब देखा और बेदिली से ही उसने उस मेंढक को उठाया और मेज की जानिब आ गई और उसे मेज पर बैठा दिया। उसने नफरत से अपना हाथ साफ किया। उसकी सोने की थाली में मेंढक ने खाना शुरू किया और टप 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 आवाज शुरू कर दी। खाना खाने के बाद मेंढक ने दोबारा कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे जनान खाने ले चलो और अपने बिस्तर पर लिटाओ। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। शहजादी को खुद से ही नफरत होने लगी। मुझे ऐसे अब कितने दिनों तक जीना होगा? इस गलीज चीज से मुझे कब राहत मिलेगी? शहजादी उसे अपने कमरे में ले गई और अपने सामने ही उसने उसे अपने तकिए पर रख दिया। किए हुए वादे के मुताबिक मेंढक शहजादी के सामने सो गया और सुबह होते ही छलांग लगाकर महल से बाहर निकल गया। चलो जान छूटी। उठते ही शहजादी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि मेंढक चला गया है। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब वो दोबारा मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि शाम को मेंढक दोबारा आ गया। जिस वक्त उसने धीरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, उस वक्त वो पहले से ही बिस्तर पर थी। दूसरी सुबह जब शहजादी जगी तो उसने देखा कि मेंढक दोबारा आ गया है। लेकिन फिर शाम हो गई और मेंढक ने तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। हर दिन मेंढक के साथ सोते हुए शहजादी को कोफ्त होने लगी और उसने मेंढक से छुटकारा पाने का सोचा। मंसूबा बनाते बनाते वो सो गई। जब वो सुबह उठी, उस वक्त मेंढक चला गया था और एक भूरी आंखों वाला शहजादा उसे ताक रहा था। वो हैरान रह गई कि एक ही रात में ये सब ठीक कैसे हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी। शहजादे ने अपनी बद्दुआओं की सारी दास्तान उसे सुनाई और फिर आगे कहा, मैं शहजादा था और मैं तुम्हारी तरह महल में रहता था। एक दिन एक मरदूद मांत्रिक ने मुझे बद्दुआ दे दी। उसके लिए मुझे एक ऐसी शहजादी को ढूंढना था जिसके साथ मैं 3 दिन बसर कर सकूं बद्दुआ तोड़ने के लिए। अब मैं खुश हूँ क्योंकि तुम वही शहजादी हो जिसने मुझे तकलीफ से बाहर निकाला। अपनी जिंदगी में एक बाकमाल और खूबसूरत शहजादे को पाकर शहजादी बेहद खुश थी। जल्दी दोनों ने निकाह कर लिया और शहजादी के अब्बाजान के महल में दोनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। छोटी जलपरी। बरसों पहले दरिया के नीचे एक शहर था जिसका नाम था अटलांटिस। वहाँ का बादशाह ओरेन था और उसकी एक बेटी थी। वो बहुत हसीन थी। वो जलपरी सिर्फ हसीन ही नहीं थी बल्कि वो बेहद प्यारा गाती भी थी। जलपरी को किनारे पर जाकर तब तक इंसानों की दुनिया देखने की इजाजत नहीं थी जब तक वो 20 बरस की ना हो जाए। हर बरस मासूम जलपरी अपने वालिद से ऊपर किनारे पर जाने की इजाजत मांगने के लिए दरखास्त करती। सब्र करो मेरी बच्ची, तुम्हें मौका मिलेगा। आखिरकार उस रोज छोटी जलपरी की 20वीं सालगिरह थी। उस रोज के आखिर में उसके वालिद ने उसकी जानिब रुख करके कहा, वक्त आ गया है मेरी प्यारी बच्ची, दरिया के किनारे पर जाओ और वापस लौट कर आना। हमें बताना कि तुमने क्या क्या देखा, लेकिन जरा एहतियात से और इंसानों से तुम कुछ फासला रखना।
छोटी जलपरी ने अपने वालिद को बोसा दिया, उन्हें अलविदा कहा और ऊपर किनारे पर जाने के लिए तैरना शुरू किया। वो रात का वक्त था। किनारे पर पहुंचने से पहले उसने एक जहाज देखा। वो रोशन था क्योंकि उस पर सैकड़ों लालटेन रोशन थी। आखिरकार वो तैरकर जहाज के करीब गई और जाते ही उसने नामालूम दिल फरेब मौसीकी सुनी। ऐसी आवाज कैसे तैयार की जाती है, ये जानने के लिए वो बेताब थी। जहाज के एक झरोके से देखने के बाद उसने देखा कि अंदर जहाज के निचले कमरे में एक जश्न मनाया जा रहा था, सालगिरह का। ये जश्न एक नौजवान शहजादे के लिए था। वो बेहद खूबसूरत था। जलपरी ने पहली मर्तबा इतने हसीन नौजवान का दीदार किया था। जलपरी फौरन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जरा देर बाद, देर हो रही है, मुझे घर वापस लौटना होगा। वो नीचे जाने वाली थी। इतने में ही एक अजीब सी आवाज आई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक तूफान। समंदर ने खौफनाक तूफान की शक्ल इख्तियार की। शहजादे का जहाज हिलने डुलने लगा। खौफ से सब चीखने और चिल्लाने लगे। मल्लाह उस जहाज को बुलंद मौजों से बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर एकदम से वो जहाज समंदर से बाहर आया और एक चट्टान से टकरा गया, शिकस्ता हो गया। कई अफराद शहजादे के हमरा समंदर में गिर गए। जलपरी को मालूम था कि इंसान पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, मैं मेरी मोहब्बत को गर्क होने नहीं दे सकती। ताहम वो शहजादे को जमीन पर वापस ले आई, जहाँ उसने पूरी रात उसकी खिदमत की। समंदर किनारे आते आते शहजादा बेहोश हो गया तो जलपरी ने उसे एक छोटे चर्च के सामने रेत पर लेटा दिया और मदद के लिए आवाजें लगाने लगी। फिर वो करीब के ही किसी चट्टान पर तैर कर चली गई और देखने लगी कि कोई उसकी मदद के लिए आता है या नहीं। शहजादे ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि चर्च की तरफ से एक लड़की आ रही है। जब उस लड़की ने शहजादे को देखा तो वो फौरन चर्च की तरफ भागी ताकि मदद हासिल कर सके। लोग दौड़ते हुए आए। शहजादे को उठाकर खैरियत से ले जाया गया। उसके बाद छोटी जलपरी अपने घर लौट गई। कुछ रोज वो खुद में रंजीदा और खोई खोई रही, लेकिन छोटी जलपरी शहजादे को नहीं भूल पा रही थी। तो उसने एक बेवकूफाना तरीका सोचा तैर कर जाने का और उस अजनबी के साथ रहने का जिसे उसने अपना दिल दिया था। दूसरे रोज छोटी जलपरी ने उनके वजीर केकड़ा सेबेस्टियन को बुलाया। वो फौरन हाजिर हुआ और उसने कहा, शहजादी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे उर्सुला के पास ले चलो, समंदर की जादूगरनी। सेबेस्टियन पूरी तरह हैरान रह गया और उसने कहा, हाँ, क्या आपको मालूम नहीं है कि वो कौन है? वो बुरी जादूगरनी है। आखिर क्यों? फिर उसने सेबेस्टियन को मुकम्मल दास्तान सुनाई, उस तूफान की और शहजादे के साथ रहने की अपनी ख्वाहिश भी बताई। थोड़ी बहस करने के बाद सेबेस्टियन भी बेवकूफों की तरह उसे उर्सुला के पास ले जाने के लिए तैयार हुआ। समंदर की जादूगरनी समंदर के अंधेरे और ठंडे इलाके में रहती थी और उसका घर डूबे हुए मल्लाहों की हड्डियों से बना हुआ था, जिसकी हिफाजत समंदर के जहरीले सांप करते थे। छोटी जलपरी और सेबेस्टियन जैसे ही उर्सुला की गुफा में दाखिल हुए, वो समंदर की जादूगरनी जादुई गोले के सामने खड़ी थी और उसमें देख के शैतानी हंसी हंस रही थी। उर्सुला, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मेरी प्यारी शहजादी, मैं जानती हूँ तुम क्यों आई हो। तुम ऐसे शहजादे से शादी करना चाहती हो जिससे तुम मिली भी नहीं। तुम अपनी दुम से निजात पाना चाहती हो। डरो मत, मेरे पास इलाज है जो बिल्कुल कामयाब है। तो तुम मेरी मदद कर पाओगी? मेरी प्यारी बच्ची, वही तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं जी रही हूँ। मैं तुम्हारी दुम गायब कर सकती हूँ। इसमें बहुत दर्द होगा। बस मुझे बताओ कि क्या करना होगा। उर्सुला ने अपने हाथों से अपने जादू खाने से एक दवा जल्दी से निकाली। बस इस दवा से तुम 2 पैरों पर चल पाओगी। मुझे वो दवा दे दो। उर्सुला डराते हुए हंसने लगी और कहने लगी, नहीं 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 नहीं, दवा हासिल करने के लिए एक शर्त है। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसके बदले मैं कुछ लूंगी।
लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। मैं एक शहजादी हूँ जिसके पास बेशुमार दौलत है। मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम्हारी दिलकश आवाज मुझे चाहिए, उसके बाद तुम इंसान बन पाओगी। शहजादा तुमसे इश्क करने लगेगा और तुम्हें चूमेगा। एक बार उसने तुम्हें चूमा तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी, खुश रहोगी। लेकिन अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो तुम समुद्री झाग बन जाओगी। ठीक है, मैं मेरी आवाज देने के लिए राजी हूँ। जादूगरनी ने छोटी जलपरी को दवा दे दी और उसकी आवाज ले ली। दूसरे दिन शहजादे के लोगों को एक खूबसूरत लड़की समंदर किनारे महल के पास पड़ी हुई मिली। वो लोग उसे अंदर ले गए और जब उसने चलना शुरू किया तब ऐसा लग रहा था कि उसे चलने में तकलीफ हो रही हो, जैसे वो छुरियों पे चल रही हो। खादिमों ने उसे अच्छे लिबास पहनाए। फिर शहजादा उससे मिलने आया। मेरी देखी हुई लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो खामोश रही। वो वही छोटी जलपरी थी। भले ही उसने बात न की हो, लेकिन वो उसी लम्हे शहजादे की पसंदीदा बन गई। वो छोटी जलपरी को लिए बिना कहीं पर भी नहीं जाता था। कुछ वक्त बाद शहजादे ने बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और जलपरी को लगा कि उसका दिल खुशी से फूल जाएगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी भी मेरे सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। उसने तूफान के बारे में बताया और एक सुंदर लड़की ने उसे कैसे बचाया ये भी बताया। उसके बाद वो कैसे उसके ख्वाबों में आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा ये भी बताया। और उसने कहा कि मैं उससे मिलूंगा तो उसी से शादी करूंगा। छोटी जलपरी बहुत गमज़दा हुई क्योंकि वो शहजादे को नहीं बता पा रही थी कि वो वही लड़की है और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दुम, अपनी आवाज और अपना घर, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। दूसरे दिन किसी इलाके का एक बादशाह शहजादे से मिलने आया। बादशाह के साथ उसकी खूबसूरत बेटी भी थी और जैसे ही शहजादे ने बादशाह की बेटी को देखा उसने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे उसने दरिया के साहिल पर देखा था। शहजादे ने उससे शादी के लिए पूछा और वो तैयार हो गई। तीसरे दिन छोटी जलपरी ने सोचा कि उसका दिल टूट जाएगा क्योंकि उसी दिन शहजादा उस दूसरी शहजादी से शादी करने वाला था और जब सूरज गुरूब होगा तो वो मर जाएगी क्योंकि समंदर की जादूगरनी ने उसे ऐसा करने का वादा किया था। शादी एक जहाज पर होने वाली थी। भारी दिल लेकर जलपरी वहाँ हाजिर हुई ताकि आखिरी बार अपने शहजादे को देख सके। उसी दिन सुबह छोटी जलपरी के वालिदैन उर्सला से मिले और उसे धमकाया भी। शैतानी जादूगरनी ने उन्हें एक खंजर दिया और कहा कि अगर उनकी बेटी ये खंजर शहजादे के दिल में डाल दे तो उसका जादू टूट जाएगा। शादी हो रही थी, इसीलिए जलपरी रोने के लिए जहाज के ऊपरी हिस्से में गई। उसने देखा कि उसके वालिदैन पानी के ऊपर आए थे और वो रंजीदा थे। तुमने क्या किया मेरी बच्ची? उसकी माँ रो रही थी। जल्दी करो, तुम अब भी खुद को बचा सकती हो। उस जादूगरनी ने हमें ये जादुई खंजर दिया है। तुम इस शहजादे को मार दो और जब उसका खून तुम्हारे कदमों पर गिरेगा तो तुम्हारे कदम दुम में तब्दील हो जाएंगे और तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। जल्दी करो, सूरज निकलने ही वाला है। जब उसके वालिदैन चले गए तब वो खंजर लेकर शहजादे की तरफ भागी और उसने देखा कि वो उसकी नई दुल्हन के साथ खुश है। खंजर का एक वार और वो आजाद होने वाली थी। उसने तेज धार खंजर की ओर देखा और फिर शहजादे की जानिब। वो अब भी उससे प्यार करती थी और वो फिर से जहाज के ऊपरी हिस्से पर चली गई और उसने उस छुरे को दरिया में दूर फेंक दिया। दूसरे दिन शहजादे ने अपने खादिमों को चप्पा चप्पा छान मारने के लिए हुक्म दिया, लेकिन छोटी जलपरी का कहीं कोई नामो निशाना मिला। शहजादा गमज़दा था और अक्सर देर रात तक समंदर किनारे जाकर बैठने लगा और अपनी दोस्त को याद करने लगा। कभी कभी वो पानी पर तैरते बुलबुलों को देखता जो चांद की रोशनी में चमकते और उन बुलबुलों में उसे छोटी जलपरी का चेहरा नजर आता। कहानी समाप्त। रम्पलस्टिल्टस्किन
एक वक्त की बात है, एक गांव में बेहद गरीब बुनकर रहता था और उसकी एक बेहद ही हसीन बेटी थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा कहता कि उसकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं है। एक दिन जब शहजादा घुड़सवारी कर रहा था, उसने देखा कि एक लड़की नदी के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। शहजादे ने अपने दिल में सोचा। फिर उस लड़की से मुखातिब हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ कहती, उसके वालिद ने जवाब दिया। आपको जान के मसरत होगी बादशाह सलामत, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी। शहजादे ने उस दुख्तर और वालिद की जोड़ी को बड़े मसरत से देखा, अपने शानदार घोड़े पर बैठकर। सचमुच आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, शहजादे ने जवाब दिया और बुनकर का सीना खुशी से चौड़ा हो गया। ये बात तो एकदम सच है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा बड़ी है। बुनकर ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? शहजादे ने ताज्जुब से पूछा। दरअसल मेरी दुख्तर वो मेरी बुनकर कोई हुनर सोचने की कोशिश करने लगा जिससे शहजादा मुतासिर हो। उसकी आंखें शहजादे की आंखों से मिली और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। अचानक उसने देखा कि कुछ मुर्गियां सूखी घास के आसपास दाना चुग रही थीं। याद आया, दरअसल वो मेरी बेटी वो सूखी घास में से सोना बुन सकती है। बुनकर ने बड़े ही एतमाद के साथ शहजादे से कहा। लेकिन अब्बा जान, उसने बोलने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने अब्बा का ये झूठ बिल्कुल पसंद न आया। तब तो ये बड़ी खास लड़की है। शहजादा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला। अगर सचमुच तुम्हारी उंगलियां सूखे घास को सोने में बदल सकती है, तब तो तुम्हारी जगह मेरे महल में है। आओ मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये हकीकत है। शहजादे की बात मानने के अलावा उस लड़की के पास कोई और राह न थी। शहजादे के हमरा घोड़े पर सवार होकर वो लड़की महल चली गई। जब वो महल में तशरीफ लाए तो शहजादा उसे एक अंधेरी कोठरी में लेकर चला गया जो सूखी घासों से भरी हुई थी। कोठरी के बीचों बीच एक चरखा रखा था। शहजादे ने उससे कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम्हें इस सूखी घास को सोने में तब्दील करना होगा, और अगर तुम इसे करने में नाकामयाब हुई और तुम्हारे वालिद साहब ने अगर मुझसे झूठ कहा तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। काल कोठरी का दरवाजा बंद होने की आवाज जब लड़की के कानों पर पड़ी तो वो इतनी खौफजदा हो गई कि वो रोने लग गई। अचानक उसने देखा कि एक बौना सा आदमी उसके सामने खड़ा है। क्यों रो रही हो? उसने दरियाफ्त किया। मैं बहुत अफसरदा हूँ, वो रोते हुए बोली। राजा ने मुझसे कहा है सुबह तक सारी सूखी घास को सोने में तब्दील करूं। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगी। अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? बौने ने लड़की से पूछा। ये मेरे गले का हार, लड़की ने कहा। बौने ने वो हार अपने हाथों में लिया और चरखे पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने सारी सूखी घास को बुनकर उसे सोने के धागों में तब्दील कर दिया। सुबह सूरज निकलते ही शहजादा कोठरी के करीब आया और उसने कोठरी का दरवाजा खोला। अपने अतराफ में इतना सारा सोना देखकर शहजादा बेहद खुश हुआ। लेकिन शहजादे का लालच यही नहीं थमा। अपने सिपाहियों की फलाह बहबूदी के लिए उसे और भी बहुत सारा सोना चाहिए था। वो सिपाही जिन्होंने उसकी रियासत को दुश्मनों से बचाए रखा था, वो बुनकर की बेटी को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में लेकर चला गया और उससे कहा, तमाम सूखी घास को सुबह तक सोने में तब्दील कर दो। उस रात लड़की फिर से ज़ार कतार रोने लगी क्योंकि उसे खबर थी कि ये उससे न हो पाएगा। पर वो बौना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और उसने दोबारा उससे पूछा, अगर मैं ये पूरी सूखी घास को तुम्हारे लिए सोने में तब्दील कर दूं तो इस इमदाद के बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरी ये कमरबंद मैं तुम्हें दे सकती हूँ, उसने कहा। उस बौने शख्स ने वो कमरबंद हाथ में लिया और फिर से चरखा चलाने लगा और जल्द ही सोने के धागों से एक के बाद एक बड़े बड़े गोले बनते गए। जल्द ही सारी सूखी घास सोने में तब्दील हो गई। ये देखकर शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे यकीन था कि अगर वो थोड़ा और सोना इकट्ठा कर ले तो उसकी रियासत में फिर से खुशहाली लौट आएगी। इसीलिए उसने महल के सबसे बड़े कमरे को सूखी घास से भर दिया और उस लड़की को अंदर दाखिल कर दिया। अगर तुमने ये सारी घास सुबह तक बुन ली तो मैं तुम्हें अपनी मल्लिका बनाऊंगा, और उसके बाद तुम्हें सूखी घास कभी भी तब्दील नहीं करनी होगी सोने में।
जब वो लड़की तन्हा थी तब वो बूना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और बोला, सूखी घास को बुनने के बदले में मुझे इस बार क्या मिलेगा? मेरे पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, उसने जवाब दिया। तो मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि जब तुम मल्लिका बनोगी तो पहली औलाद तुम्हारी मेरे हवाले कर दोगी। बौने शख्स ने कहा। लड़की ने सोचा कि वो वक्त आने से पहले काफी कुछ बदल चुका होगा, इसलिए उसने उस शख्स की बात मान ली और उससे वादा किया। जब शहजादा सुबह वापस आया तो उसने पूरा कमरा सोने से भरा पाया। अरे वाह, बुनकर की दुख्तर, तुमने मुझे 3 रातों में इतना सोना दिया है जितना किसी बादशाह के पास नहीं होगा। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी होनहार भी हो। क्या तुम मेरी मल्लिका बनना पसंद करोगी? इस तरह बुनकर की दुख्तर, जिससे शहजादा बेहद पसंद था, वो उसकी बेगम बन गई। कुछ वक्तों बाद उसने एक बेटे को पैदा किया। वो बोने शख्स को दिया हुआ वादा पूरी तरह भूल चुकी थी। अचानक एक रोज वो शहजादी के कमरे में आया और कहने लगा, वादा निभाओ, औलाद दे दो। शहजादी काफी अफसरदा हो गई। वो बोने शख्स के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि चाहे जो कुछ हो उसकी सारी दौलत ले ले, लेकिन उसके बच्चे को न ले जाए। बौने शख्स ने कहा, तुम्हारी निगाहों में जुदाई का गम देखकर तुम्हें तुम्हारी औलाद बचाने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। तुमने अगर मेरे नाम का सही अंदाजा लगा दिया तो तुम्हारी औलाद तुम तुम्हारे पास रख सकती हो। शहजादी सारी रात जागती रही। वो सारे नाम याद करने की कोशिश करने लगी जो उसने आज तक सुने थे। जब वो बौना शख्स अगले दिन वापस आया, उसने नाम लेने की शुरुआत की। डेविड, एल्विन, फ्रांसिस, पर हर नाम सुनने के बाद वो एक ही बात कहता, नहीं नहीं, मेरा नाम ये नहीं है। दूसरे रोज शहजादी ने महल की सारी किताबें पढ़ ली और सारे पेचीदा नाम याद कर लिए। उसने बौने से दरियाफ्त किया, आपका नाम जॉन है? जॉनी या मैथ्यू? लेकिन वो हमेशा एक ही बात दोहराता रहा, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। तीसरे रोज उसने सिपाहियों को शहर के हर कोने में भेजा, ये देखने के लिए कि लोग अपने बच्चों को कौन कौन से नामों से पुकारते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और कहने लगा, मल्लिका जहां, मैं ऐसा कोई नाम तो तलाश नहीं कर पाया, लेकिन दूर कहीं एक पहाड़ी पे जो जंगल है जहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ मैंने एक बौने को आग के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए देखा। कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान, कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान कि रम्पल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम, कि रम्पल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम। नाम सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। जब वो बौना शख्स फिर से आया तो शहजादी ने उससे पहले पूछा, क्या तुम्हारा नाम एल्बर्ट है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम रॉनी है? नहीं नहीं। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पल्स्टिल्टस्किन है? तेरी, यही तो है, यही तो है। वो चिल्लाता हुआ महल से इस कदर भागा कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। थम्बलीना। एक मर्तबा एक खातून थी। उसकी बेहद ख्वाहिश थी कि उसे एक नन्हा सा बच्चा हो, लेकिन ऐसे बच्चे को कहाँ ढूंढे। इसलिए वो एक नेक चुड़ैल के पास चली गई और कहा, मुझे एक नन्हे बच्चे की विलादत की बेहद बेसब्री है। बराए मेहरबानी क्या आप मुझे बता सकेंगी कि मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? बेहद आसान है। ये यौ का बीज आप ही के लिए है। इसे गमले में रखो और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। उसने वो बीज लिया और घर जाकर पहली फुर्सत में उसे गमले में बो दिया। जल्द ही वो एक फूल में तब्दील हो गया और एक घंटे की तरह दिखने लगा, लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ कसी हुई थी, उसकी कली भी थी। कितना खूबसूरत फूल है ये। उस खातून ने उसके सुर्ख और जर्द पंखुड़ियों का बोसा लिया और जैसे ही उसने बोसा लिया वैसे ही वो फूल ने बड़ी आवाज की और वो खिल गया। उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी। वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी, लेकिन वो इंसान की उंगली से भी बड़ी न थी। कितनी खूबसूरत बच्ची है, आज से मैं तुम्हें पुकारूंगी थम्बलीना। एक अखरोट का उसके लिए प्यारा सा झूला बनाया गया जिसमें वो रात को सोया करती।
और दिन के वक्त वो खातून ने मेज पर सजाए हुए फूलों के साथ खेला करती। प्लेट में एक बड़े फूल की पंखुड़ी तैरती थी। थम्बलीना उस पंखुड़ी का इस्तेमाल नाव की शक्ल में करने लगी और सफेद घोड़े के बालों की जोड़ी का चप्पू बनाकर तैरने लगी। वो उस प्लेट में तफरी कर सकती थी। वो गाना भी बेहद सुरीला गाती थी। जो भी उसकी आवाज सुनता उसे वो मीठा लगता। एक रात जब वो झूले में आराम फरमा रही थी, तब एक भयानक मेंढक खिड़की से कूद आया और उसके करीब आ गया। मेरे बेटे के लिए ये एक अच्छी अहलिया रहेगी। उसने उस अखरोट के खोल को काबिज कर लिया जिसमें थम्बलीना सो रही थी और उसके साथ वो खिड़की के बाहर कूद गया और बागीचे में चला गया। मेंढक अपने फर्जंद के साथ रहता था। वो अपनी माँ जैसा ही था, लेकिन पतला और भयानक। जोर से मत बोलो, वो जग जाएगी। वो हमसे दूर न जाए, इसी के लिए पानी की सतह के नजदीक किसी कुमुद के पत्ते पे बिठाएंगे। उसे छोटी और हल्की होने की वजह से उसे ऐसे लगेगा वो द्वीप पर है। पानी की सतह पर बड़े हरे पत्तों के साथ बहुत ही खूबसूरत कमल खिल रहे थे। एक पत्ता जो किनारे से दूर था और तमाम पत्तों से बड़ा था, उस पत्ते पर ज़ईफ मेंढक ने अखरोट की खोल रख दी जिसमें थम्बलीना आराम फरमा रही थी। अगले रोज बेचारी नन्ही थम्बलीना उठ गई और जब उसने देखा कि वो कहाँ है तो वो जोरों से रोने लगी। उस बड़े पत्ते के चारों तरफ पानी ही पानी था और उसे किनारे के करीब जाने के लिए कोई राह नजर न आई। थम्बलीना नीचे बैठी और रो पड़ी। उसके करीब ही नीचे पानी में तैरने वाली छोटी मछलियाँ थी। उस नन्ही लड़की को देखने के लिए मछलियाँ ऊपर आ गई। जब उन्होंने उसकी यह हालत देखी तो वो बेहद अफसुर्दा हो गई। उन सभी ने पत्तों से जुड़ी टहनी को अपने दांतों से काट दिया, जिसकी वजह से वो पत्ता तैरने लगा और मेंढक की दस्तरस से काफी दूर चला गया। दूर, इतनी दूर कि वो उसे पकड़ ही न पाया। अब वो जहाँ मौजूद थी वो अनाज के खेतों का मैदान था, जिसका अनाज बहुत पहले ही निकाल दिया गया था, और जो बाकी बचा था तो वो थे सूखे डंठल, मानो किसी वीराने में फंसी हो। फिर वो एक घर के दरवाजे के पास पहुंची जो एक चूहे का था। उस प्यारे चूहे के पास कुछ खाने का अनाज था। उस गर्म से मकान में एक चूहा रहता था। थम्बलीना उस चूहे के दरवाजे के पास खड़ी रह के फकीरों की मानिंद थोड़े से अनाज के लिए भीख मांगने लगी। उसे बेहद भूख लगी थी। ओ मायूस नन्ही बच्ची, मेरे गर्म कमरे में दाखिल हो जाओ और कुछ नौश फरमा लो। बदले में तुम्हें मेरा कमरा साफ करना होगा और मुझे मजेदार कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। मुझे कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। खेत में रहने वाले उस ज़ईफ रहमदिल चूहे का थम्बलीना ने कहना मान लिया और उसे मजेदार कहानियाँ सुनाने लगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन खेत का चूहा थम्बलीना के करीब आया। हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। हफ्ते में एक मर्तबा मुझसे मिलने मेरे पड़ोसी आते हैं और वो मुझसे भी अच्छे हैं। अगर तुम उसे अपने शौहर की सूरत में कबूल कर लो तो वो तुम्हारा बेहद ख्याल रखेगा, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। तुम्हें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर रिझाना होगा। थम्बलीना को ये मशवरा कुछ अच्छा न लगा। वो तो उस पड़ोसी के बारे में कुछ सोच भी न सकती थी, क्योंकि वो तो छछूंदर था। वो उनसे मिलने आया। खेत में रहने वाले चूहे ने छछूंदर की अमीरी और उसकी अक्लमंदी की तारीफें की और ये बताया कि कैसे उसका घर थम्बलीना के घर से 10 गुना बड़ा है। थम्बलीना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और छछूंदर को थम्बलीना की सुरीली आवाज से प्यार हो गया, लेकिन वो उसे बता न पाया। उसने जल्द ही अपने घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चूहा और थम्बलीना को दावत दी, लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए बेजान परिंदे के बारे में उन्हें आगाह भी किया। वो चोंच और पंखों वाला एक परिंदा था। सर्दियों की वजह से शायद उसकी वफात हो गई थी और सुरंग के बीचों बीच दफन हो गया था। छछूंदर ने सड़े हुए लकड़ी की मशाल ली। मशाल की वजह से उस अंधेरी जगह में रोशनी फैल गई।
रास्ता दिखाने की खातिर वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा। जब उस 4वें परिंदे के पास वो पहुँचे, तब छछूंदर ने अपनी नाक छत पर डालकर एक बड़ा सा सुराख बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। उन्होंने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक अबाबिल परिंदा बेजान हालत में पड़ा था। उसके खूबसूरत पर मुड़े हुए थे और उसका सर परों के बीच छुपा हुआ था। थम्बलीना को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन छछूंदर ने अपने छोटे पैरों से उस परिंदे के जिस्म पर लात मारी और कहा, ये बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे परिंदे नहीं हैं, वरना वो चहचहाते रहते और ठंड के मारे भूखे मरते तो क्या होता। थम्बलीना खामोश रही, लेकिन सभी ने उस परिंदे की जानिब पीठ कर ली। थम्बलीना झुकी और उसने परिंदे के मुड़े हुए सर को पर से अलग कर दिया और उसकी बंद आँखों का बोसा लिया। गर्मी के मौसम में शायद मीठा नगमा गाने वाला यही था। तुमने मुझे बेहद खुशी दी है मेरे प्यारे परिंदे। उस रात थम्बलीना को एक पल भी नींद न आई, इसलिए वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी सी चादर बुनने लगी। उसने वो चादर मरे हुए परिंदे के ऊपर रखी और जमीन पर गर्मी रखने के लिए उसके जिस्म पर फैला दी। उस चादर की वजह से परिंदे को गर्माहट मिलने लगी। अलविदा खूबसूरत नन्हे परिंदे, और पिछली गर्मी में तुम्हारे खूबसूरत नगमों के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तब तमाम पेड़ सरसब्जो शादाब थे और उन पर सूरज की गर्म रोशनी पड़ी थी। उसने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है। उस परिंदे का दिल था, वो मरा नहीं था, वो सिर्फ सर्दी की वजह से जम गया था और फिर से जिंदा होने के लिए गर्म हो चुका था। शुक्रिया नन्ही बच्ची, अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ। चलो मेरी दोस्त, इस हरे भरे जंगल से दूर जाने के लिए तुम मेरे पीठ पर बैठ सकती हो। अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं अपने दूर के घर की जानिब जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे हमरा चलोगी? मेरे पीठ पे तुम तो बैठ ही सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। वो उसकी पुश्त पर बैठी। उसके बाद परिंदे ने जंगल के ऊपर से और तालाब के ऊपर से हवा में परवाज भरी। बहुत ही दूर वो उस परिंदे के घर पहुँचे। सूरज मामूल से ज्यादा ही रोशन था और ऐसे लग रहा था मानो आसमान हमेशा से कुछ दुगनी ऊंचाई पर है। ये मेरा मकान है। नीचे खिले हुए खूबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक को चुन लिया तो मैं तुम्हें उसमें रख दूंगा और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नीचे ही खूबसूरत जर्द फूलों का बागीचा था। थम्बलीना के साथ उस परिंदे ने नीचे छलांग लगाई और उसे उनमें से सबसे बड़े फूल पर बैठा दिया। उस फूल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा इंसान दिखाई देने पर उसे ताज्जुब हुआ। उसके कंधों पर बहुत ही चमकदार पर थे। वो उन फूलों का बादशाह था, लेकिन थम्बलीना को देखकर उसे बेहद मसरत हुई, क्योंकि उसने इतनी नन्ही सी लड़की कभी देखी ही न थी। फिर उसने अपने सर का ताज उतारकर थम्बलीना के सर पर रख दिया। उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी बेगम बनने के लिए तैयार है। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को यहाँ लाना होगा। उसके बाद हम तीनों खुशी से यहाँ रह सकेंगे। वो राजी हो गया और थम्बलीना के लिए वो परों की जोड़ी भी ले आया। दोनों खुश हुए और जल्दी थम्बलीना की अम्मी भी वहाँ पहुँच गई। मेरी थम्बलीना, तुम्हें वापस देखकर मैं कितनी खुश हूँ, इसका अंदाजा तुम न लगा पाओगी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। बर्फ की मलिका। ग्रेडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर वहीं करीब वाले घर में रहता था और उसका नाम के था। ग्रेडा और के इन दोनों के घरों के दरमियान पैदल का रास्ता था। वहाँ ग्रेडा और के ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगाए हुए थे और वो हमेशा शादी करने के बारे में बातें किया करते थे। सर्दियों के दिनों में जब एक दिन वो गुलाब के पौधों के पास बैठे थे, तब दादी अम्मी की आवाज आई, देखो बर्फ की मलिका कतरे इकट्ठा कर रही है।
गैडा और के फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़े। के ने बर्फ की मलिका को खिड़की से देखा और अपनी जबान बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ओहो, ऐसा मत करो के, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो गैडा के घर के करीब वाले अपने घर की खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। उस शब जब वो सोने जा रहा था तब उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तब उसने एक अजीब सा बर्फ का कतरा देखा। वो कतरा बर्फ की मलका बनने तक तेजी से बढ़ता ही गया। उसके हाथ में तुर्किश मिठाई की रकाबी थी कि खुद को रोक नहीं पाया और उसने रकाबी से मुट्ठी भर के मिठाई छीन ली। उसके लालचीपन ने जैसे ही इस लालच में उसने वो मिठाई अपने मुंह में डाली, उस खातून ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर अपनी बिन पहियों की गाड़ी में उसे खींच लिया और घोड़ों के झुंड ने फौरन ही उड़ान भर ली। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई ने उसके दिमाग की सुध-बुध और सोच को मांद कर दिया था। अगली सुबह जब गैडा के से मुलाकात को आई तो वो वहाँ पर नहीं था। गैडा ने हर जगह उसे तलाश किया। वो गांव के मैदान की जानिब भागी और जोर से चिल्लाई, क्या आपने के को देखा है? क्या मेरे के को देखा है? लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया। मेरा के बस जिंदा हो, ओहो मेहरबानी, मेरा के जिंदा हो। हमें लगता है वो नहीं मरा होगा। गैडा ने ऊपर देखा, वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब हम खाना ढूंढते हैं तब हम घर की छतों पर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें नहीं पता। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। गैडा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को मालूम होगा और वो नदी के पास गई और जोर से चिल्लाई, नदी परी, क्या मेरा के यहाँ आया था? क्या वो तुम्हारे गहरे पानी में डूब गया है? और नदी परी पानी से ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ नीचे नहीं आया, अब मत रोना। फिर वो कहाँ है? काश मुझे मालूम होता, लेकिन एक ज़ईफ चुड़ैल जो मेरे किनारे रहती है वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम उससे अपनी हिफाजत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी, मेहरबानी करके मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी सी नाव में आओ, मेरी लहरें तुम्हें चुड़ैल की झोपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और गैडा नाव में सवार हो गई। जैसे जैसे लहरें तेज हो रही थी वैसे वैसे छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर गैडा को एक झोपड़ी नजर आई और एक ज़ईफ खातून लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में उसके छड़ी थी। ज़ईफ औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से थामकर जमीन की जानिब खींच लाई। उसने बाहर आने में गैडा की मदद की। हालांकि गैडा इस अजीब सी ज़ईफ चुड़ैल से खौफजदा थी, लेकिन उसने भी के को तलाश करने की ठान ली थी। आओ और मुझे बताओ तुम कौन हो? गैडा ने उसे सब कुछ बताया। क्या आपने मेरी के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ मेज पर खूबसूरत चेरी का एक कटोरा था। गैडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी। अब उन चेरियों को तुम खाओ। जब गैडा खा रही थी तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। गैडा के बारे में भूल गई क्योंकि उस ज़ईफ औरत ने तिलिस्माती कंघी से उस पर तिलिस्म कर दिया था। ज़ईफ चुड़ैल गैडा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गैडा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ हमेशा के लिए ही रहूंगी। एक दिन बागीचे में गैडा ने सुर्ख गुलाबों को देखा। उन्होंने उसे कह की याद दिला दी। कह की याद ने ज़ईफ औरत के तिलिस्म को तोड़ दिया और गैडा बागीचे की गेट की जानिब भाग गई। वो ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकी थी और पत्थर के पुल के दरमियान रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया।
ट्रोल्स गेरडा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो ताजा और खूबसूरत है और उसे बादाम और शहद खिलाया है। वो कितनी लजीज लगेगी। वो मेरे साथ खेलेगी, मुझे उसके मफलर और उसके खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी ट्रोल लड़की जो गेरडा की ही उम्र की थी, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने गेरडा को कमर से थामा और कहा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसे। फिर वो उस छोटी ट्रोल लड़की की खातिर गेरडा को छोड़ने के लिए रजामंद हुए। गेरडा ने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे कितनी मोहब्बत करती थी और उसे वो कैसे ढूंढेगी। खाने पीने के बाद वो पत्थर के पुल के नीचे से जा रहे थे। तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। हमने केको देखा है। कहाँ पर? बर्फ की मलिका की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की मलिका का महल है वहाँ। छोटी ट्रोल लड़की ने संजीदगी से देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इश्क पाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बारासिंह के पास गई और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम फौरन दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की मलका के महल में ले जाओगे। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारासिंगा की रस्सियां खोल दी। गेरडा और बारासिंगा निकल गए। वो बर्फ की मलका के महल तक पहुंचने तक दौड़ता रहा और वहां उसने गेरडा को नीचे छोड़ दिया। तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हिफाजत से घर पहुंचाऊंगा। गेरडा बर्फ की मलका के ऊंचे महल की जानिब चल पड़ी कि एकदम ही हजारों बर्फ के कतरों से घिर गई और उसकी वजह से वो भड़क गए। वो बर्फ की मलका के हिफाजती थे। गेरडा ने दुआ की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांसें देख सकती थी जो उसके मुंह से भाप की तरह से निकल रही थी। ये भाप बड़ी होकर फरिश्तों में बन रही थी और वो भाप से दुआएं कर रही थी। गेरडा की दुआ मुकम्मल हुई तो एक बड़ी टुकड़ी उसके चारों जानिब खड़ी हुई थी। उन्होंने बर्फ के कतरों पर हमला किया और फिर जंग शुरू हुई। गेरडा तेजी से बर्फ की मलका के महल की जानिब बढ़ी और फिर उसे ये मिला, वो बर्फीली दीवार के अंदर था। ये मेरे प्यारे के, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। ये ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक वो नीला हुआ था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो तुर्किश मिठाई का असीर हो गया था। इसी दौरान बर्फ की मलका ने उस पर मिठाई और बुरी चीजों का उस पर इस्तेमाल किया था। गेरडा ने उसे गले लगाया और वो रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे और उसके दिल में दाखिल होने लगे। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और के का दिल बन गया। उसके जिस्म में गर्मजोशी फिर से लौट आई और उसने गेरडा को पहचान लिया और वो खुशी से रोने लगा। गेरडा, इतने वक्त तुम कहाँ थी? के मेरी जान, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो आपस में लिपट गए। हंसी और खुशी के मारे वो रो रहे थे। वफादार बारासिंगा उनकी राह देख रहा था और उन्हें आते देखकर वो नीचे की जानिब झुका और उन्हें अपनी पीठ पर दराज होने दिया। वह अपने घर के लिए उड़ कर गए। उनकी आंखों से खुशियाँ और शादमानी झलक रही थी और उसके फौरन बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। समाप्त। स्नो वाइट और सात बुनी। कई सालों पहले की बात है। एक रानी अपने महल की खिड़की के करीब बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फबारी हो रही थी। सिया लकड़े से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेदी जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून के सुर्ख कतरे सफेद बर्फ पर गिरे। रानी ने सोचा, काश मेरी एक दुख्तर होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होंठ खून के कतरों जैसे सुर्ख और क़ीसू इस खिड़की के रंग जैसे सिया। कुछ दिनों बाद रानी की ये ख्वाहिश मुकम्मल हुई और उन्होंने बच्ची का नाम रखा स्नो वाइट।
लेकिन बेटी के पैदा होते ही रानी की वफात हो गई और बादशाह ने दूसरा निकाह कर लिया। नई रानी जिस कदर खूबसूरत थी उतनी ही मक्कार भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा हसीन हो ये तस्वुर ही उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक तिलिस्मी शीशा था। वो रोज उस शीशे में देखती और पूछा करती, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? शीशा जवाब में कहता, आप इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते गए और हर नया दिन स्नो वाइट के हुस्न में और निखार लाता। और यूं ही एक सुबह रानी ने तिलिस्मी शीशा देखा और उससे पूछा, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? तुम इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो, लेकिन स्नो वाइट का हुस्न तुमसे और बेहतरीन है। रानी गुस्से और हसद से जलाल में आ गई। उसने अपनी सौतेली दुख्तर से फौरन निजात पाने की ठान ली। उसने एक शिकारी को बुलवाया और शिकारी को हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर ले आए, जिससे रानी को ये यकीन हो जाए कि स्नो वाइट की वफात हो चुकी है। शिकारी स्नो वाइट को दूर घने जंगल में ले आया, लेकिन जैसे ही उसने स्नो वाइट को कत्ल करने के लिए खंजर उठाया, उसे स्नो वाइट की खूबसूरती और उसकी मासूमियत का एहसास हुआ। मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें महल में भी नहीं ले जा सकता और तुम्हें जंगली जानवरों के हवाले भी नहीं कर सकता। उसने स्नो वाइट को जंगल में ही छोड़ दिया और रवानगी के वक्त उसने एक हिरन का शिकार किया और उस हिरन का दिल निकालकर सबूत के तौर पर रानी को पेश किया। बेचारी स्नो वाइट घने सुनसान जंगल में अकेली भटकती रही। झाड़ियों के पीछे खूंखार शेरों की नजरें स्नो वाइट पर पड़ी, लेकिन मानो जैसे मौजज़ा हो गया, उन्होंने स्नो वाइट पर हमला ही नहीं किया। जब रात गहरी हुई तो स्नो वाइट को जंगल के दरमियान एक छोटा सा घर नजर आया। उसने सदा लगाई पर किसी ने जवाब न दिया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने नहीं खोला। वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। छोटी छत वाले इस मकान में उसे लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां नजर आईं। उस मेज पर 7 नाश्ते की कटोरियां, 7 चमचे और 7 प्यालियां थी। ये मकान 7 बोनों का था जो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई किया करते थे। स्नो वाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठ गई और उसने हर कटोरी से थोड़ा थोड़ा नाश्ता नौश फरमाया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो बालाई मंजिल पर गई जहाँ उसे एक कमरा नजर आया जहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर थे। वो एक बिस्तर पर जाकर आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। जैसे ही चांद आसमान में रोशन हुआ, वो 7 बोने घर की जानिब रवाना हुए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक के कमर पर चमड़े की पोटली थी जिसमें सोना रखा था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो, किसी ने हमारा खाना नौश फरमाया। हाँ, किसी ने तो नौश फरमाया है। वो बदहवास हो गए। फिर वो बालाई मंजिल पर रवाना हुए। स्नो वाइट को बिस्तर पर आराम फरमाते देख वो हैरान रह गए। ये परीनुमा खूबसूरत लड़की कौन है? ताजुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से हसीन दोशीज़ा के बारे में पूछने लगे। स्नो वाइट ने नींद से उठकर अपनी दास्तान सुनाई। बोनो को उसकी दास्तान सुनकर अफसोस हुआ और उस पर रहम भी आया। उन्होंने स्नो वाइट को अपने हमरा रहने की दावत दी, उसे घर संभालने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने उसे आगाह किया कि जब वो पहाड़ी पर काम के लिए जाएंगे तब वो किसी के लिए भी दरवाजा न खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर जालिम रानी को खबर हुई कि स्नो वाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से कत्ल करने की साजिश करेगी। स्नो वाइट उन 7 बोनों के हमरा रहने लगी। वो घर और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना भी बनाती। बोनों के साथ वो बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ के जुल्मों को भी भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से तिलिस्मी शीशे से पूछा, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें कोई नहीं शक, लेकिन स्नो वाइट तो सबसे ज्यादा हसीन है। हमें एक जंगल की चिड़िया ने बताया 7 बोनों के साथ अपना घर है बसाया।
मक्कार रानी गुस्से से सुर्ख हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। उसने तय किया कि अब वो स्नो वाइट को अपने हाथों से कत्ल करेगी। उसने एक बहरूपिये का चोला उड़ा और जंगल में उन बोनों के घर की जानिब रवाना हुई। स्नो वाइट खिड़की के करीब बैठी बोनों के कपड़े सिल रही थी। मक्कार रानी ने आवाज बदलकर उससे सदा लगाई, सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़ों के लिए दिलकश रिबन ले लो। खुशनुमा रिबन देखकर स्नो वाइट बहुत खुश हो गई। वो बोनों की दी हुई हिदायत को भूल गई और दौड़कर दरवाजा खोलने पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बेहद दिलकश है, लेकिन उस पे लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है। मुसाफिर के भेस में आई मक्कार रानी ने कहा, लाओ मैं इसे ठीक से बांधूं। ये कहकर रानी ने स्नो वाइट का लिबास इतना कस कर बांधा कि बेचारी स्नो वाइट सांस तक न ले पाई। सांस न लेने की वजह से स्नो वाइट जमीन पर कुछ यूं गिरी मानो जिस्म से रूह जुदा हो गई हो। मक्कार रानी खुशी खुशी अपने महल की जानिब दौड़ने लगी। रात को जब 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पर निढाल पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें पता चल गया कि आखिर क्या माजरा था। उन्होंने कस के बंधी रिबन को खंजर से काट दिया। जैसे ही रिबन कटी, स्नो वाइट की सांसें बहाल हुई और स्नो वाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बोनो को सारा वाकया कह सुनाया। बोनो को अंदाजा हो गया कि वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि वही मक्कार रानी थी जो स्नो वाइट को अब भी कत्ल करना चाहती थी। याद रखो, अभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। और स्नो वाइट ने पक्का वादा किया कि आज के बाद वो किसी की खातिर दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात मक्कार रानी फिर से तिलिस्मी शीशे के पास आई। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें क्या है शक, लेकिन स्नो वाइट है सबसे ज्यादा खूबसूरत। गुस्से से सुर्ख हुई रानी महल के तहखाने की जानिब भागी, जहाँ उसने अपने खुफिया काले जादू की दुनिया आबाद कर रखी थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब इजाद किया। सेब एक जानिब से सब्ज और दूसरी जानिब से गहरा सुर्ख था। सेब का सब्ज हिस्सा तो नौश फरमाने लायक, लेकिन अगर जहरीला सुर्ख हिस्सा खाया तो इंसान की मौत तय थी। मक्कार रानी ने फिर से रूप बदला। इस बार एक सेब फरोख्त औरत का भेस बदला। मैला लिबास और हाथों में सेबों से भरा थैला लेकर वो रंगीन तिलिस्मी सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा। वो जंगल में बोनो के मकान की जानिब पहुंची। स्नो वाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अजनबी औरत को अपनी जानिब आते देख वो खौफजदा हो गई और दौड़कर मकान में चली गई। उसने फौरन दरवाजा बंद किया। फिर उसे उस औरत की आवाज सुनाई दी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुनकर स्नो वाइट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोल दूं और दरवाजा बंद रखूं तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोलकर बाहर झांकते हुए कहा, मुझे आपके सेब तो दिखाएं। रानी ने कहा, ये वाला सेब ले लो, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है। ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो वाइट सोच में मशगूल हो गई। ये देखकर रानी ने कहा, घबराओ नहीं, बस इसे खा लो। देखो, मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। मक्कार रानी सेब का सब्ज हिस्सा खाने लगी और सुर्ख हिस्सा उसने स्नो वाइट को दे दिया। स्नो वाइट सेब खाने से खुद को रोक न पाई, पर जैसे ही उसने चखा वो जमीन पर गिर गई। उस रात मक्कार रानी ने तिलिस्मी शीशे को साफ किया और फिर से दरियाफ्त किया, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? इस जमीन से लेके फलक तक आपसे खूबसूरत अब कोई नहीं। अब जब बौने रात को घर लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। फौत हुई स्नो वाइट के लिए उन्होंने शीशे का एक ताबूत बनाया और अतराफ में फूलों के पौधे लगा दिए ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सकें।
एक दिन एक खूबरू नौजवान घोड़े पर बैठ अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ तशरीफ लाया। जैसे ही उसकी निगाह शीशे के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस दोशीज़ा को देखा तो वो हैरान रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो गहरी नींद की आगोश में है। उसका चेहरा बर्फ की मानंद सफेद था, लब खून के रंग जैसे सुर्ख और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे सियाह थे। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरत ज़दा रह गया। मेरी दरख्वास्त है कि आप ये ताबूत मेरे हवाले कर दीजिए। इसके बजाय मैं तुम्हें सोने से लबरेज कर दूंगा, इतना कि आप खोद के भी कभी पहाड़ियों से नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए पूरी दुनिया की सोने से ज्यादा अजीज है। जब बोनो ने देखा कि शहजादा उनकी प्यारी सी स्नो वाइट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, तो उन्होंने वो ताबूत शहजादे को तोहफे के तौर पर दिया। शहजादे ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो उस ताबूत को संभाल कर ले आएं। लेकिन जैसे ही सिपाही ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक सिपाही का पैर फिसल गया और उस धक्के की वजह से स्नो वाइट के मुंह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकल आया, स्नो वाइट गहरी नींद से बाहर आ गई और हैरत ज़दा होकर देखने लगी। स्नो वाइट के साथ गुजरा सारा वाकया शहजादे ने उसे सुनाया और उसे अपनी शहजादी बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। और स्नो वाइट, जिसे शहजादा पहले ही नजरों में पसंद आ गया था, उसने निकाह के लिए हामी भर ली। उनके निकाह की खुशी में पूरी रियासत को दावत दी गई और तो और मक्कार रानी को भी दावत दी गई। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो तिलिस्मी शीशे के करीब गई और शीशे से अपने बारे में दरियाफ्त किया। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ, सबसे हसीन कौन है भला? कोई नहीं था आप सा, न बांधी न रानी, पर स्नो वाइट तो बन गई आपसे भी बड़ी महारानी। आपकी खूबसूरती तो किसी के काम ना आई, स्नो वाइट की खुशनुमाई हर किसी के दिल पे छाई। जैसे ही ये अल्फाज रानी के समाज से टकराए, वो जलाल में आ गई और उसने शीशे को फर्श पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलाल और हसद के मारे रानी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और इसी वजह से उसकी वफात हो गई। लेकिन स्नो वाइट और शहजादे की आने वाली अज़दवाजी जिंदगी खुशी से बसर होने लगी। सिंड्रेला। एक बार एक बहुत रईस आदमी था। निकाह के कुछ सालों बाद ही उसकी बीवी की वफात हो गई और छोड़ गई पीछे एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। कुछ सालों बाद उस रईस आदमी ने एक नया निकाह कर लिया और उसकी दूसरी बीवी बहुत ही लालची और घमंडी थी। वो अपनी दो गुरूर तरीन बच्चियों के अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी। उन दोनों बेटियों को सिंड्रेला के साथ बहुत जलन होती थी। बहुत जल्द सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने घर पर पूरा कब्जा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को अपने घर की खादमा बना ली। वो बर्तन मांजती, कपड़ा धोती, झाड़ू पोछा करती और सूरज उगने से पहले ही उठ जाती बेचारी और जमीन पर गिरी हुई कोयले की राख समेटने लगती, जिसके वजह से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते। वो घर के बाहर तारज़दा बिस्तर पे सोती जो घास के ऊपर लदी हुई होती थी। वो सर्दियों के वक्त झोपड़ियों के छत से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी झोपड़ी के अंदर बर्फ की पूरी सफेद परत जमा हो जाती। इस हैरत ज्यादा सर्दी से बचने के लिए वो रसोई में जलते हुए चूल्हे के सामने सो जाती। कोयले की राख पूरी रात उस पर उड़ती और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते और इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कह के पुकारती। सिंड्रेला यानी कोयले की राख में लदे हुए कपड़े वाली। असल में दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला से इसलिए जलती थी क्योंकि सारे दिन घर में मजदूरी करने के बाद, इतने मैले कपड़े पहनने के बाद भी सिंड्रेला उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह के बेटे ने महल में दावत बुलाई। उसने सल्तनत में सारे ज़ेर असर लोगों को दावत में आने का दावतनामा दिया। सिंड्रेला की माँ और सौतेली बहनों को भी दावतनामा दिया गया। दोनों तंज तरीन बहनें भी तैयारियां करना शुरू कर दी। नए कपड़े सिलवाने लगे, नए गहने बनवाए जाने लगे। इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दी। उन रेशम के कपड़ों के ऊपर सिंड्रेला जरी लगाती, उन्हें ध्यान से धोकर इस्त्री करती। मैं दावत में ये लाल जरी वाला लिबास पहनूंगी, बड़ी बहन खुशनुमा होके कहने लगी और छोटी ने कहा, मैं वो सुनहरे रंग का लिबास पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरो के जेवर बहुत जचेंगे मेरे लिबास के साथ। बाल संवारने के लिए महंगे हजाम बुलाए गए, नकली बाल लगवाए गए,
शहर की सबसे महंगी दुकान से दर्जियों को कपड़े सीने के लिए बुलाया गया। चेहरा चमकाने के लिए बहुत महंगे लाली पाउडर मंगाए गए। जब सिंड्रेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा, तुम नहीं जाना चाहती दावत में? पर तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे ये गंदे कपड़े देखकर वहाँ के तमाम लोग तुम पर हंसेंगे। सिंड्रेला की जगह अगर कोई और होता तो ऐसी बातें सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगाड़ देती, पर सिंड्रेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी। उसने ऐसा नहीं किया। दोनों सौतेली बहनें दावत में अच्छी दिखे, उसने पूरी कोशिश की। दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनें अच्छी दिखे तो घंटों आईनों के सामने खड़े होकर खुद को देखती और खुद की तारीफ करते रहती। आखिरकार दावत पर जाने का वक्त नजदीक आ गया। वो दोनों अपनी बग्गियों में बैठकर खुशनुमा होकर निकल पड़ी बादशाह के महल के लिए। सिंड्रेला गमज़दा नजरों से देखकर उनको जाते हुए देखती रही। वो बेचारी फिर से रसोई घर में जाके जलते हुए कोयलों के सामने बैठ गई। तन्हाई का दुख सिंड्रेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अश्क बहाने लगी। अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई। उसकी निगाहें चमकदार थीं, उसे पंख भी लगे हुए थे और उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उसने सिंड्रेला से गमज़दा होने का सबब पूछा। काश मैं भी। सिंड्रेला इतना कह के जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो? तो तुम जरूर जाओगी। मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली हूँ और परियों की नगरी से तुमसे मिलने आई हूँ। तुम फिक्र न करो और अब रोना बंद कर दो और बागीचे से एक बड़ा सुनहरा कद्दू लेकर आओ। सिंड्रेला हाथ में लालटेन लेके बगीचे में जाके कद्दू ढूंढने लगी और लालटेन की रोशनी में इधर उधर ढूंढने लगी। उसने बगीचे का सबसे बड़ा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के हवाले कर दिया। परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली। उसने कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया और उसने कद्दू का बाहरी हिस्सा रास्ते पर रखा और उसने उस कद्दू पे अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही वो कद्दू एक आलिशान बग्गी में तब्दील हो गया। सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी में काफी बग्गियां देखी थी। उसकी सौतेली बहनें जिस बग्गी में बैठकर महल गई थी, उस बग्गी को भी सिंड्रेला ने देखा था, पर इतनी खूबसूरत बग्गी उसने कभी नहीं देखी थी। सोने की इतनी बड़ी बग्गी और शक्ल कद्दू जैसी। फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकड़ने का पिंजरा लाने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई तो उसने देखा कि उसके अंदर जिंदा चूहे हैं। परी ने उसे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही चूहे बाहर आकर दौड़ने लगे, परी ने उन पर भी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ये सब देख के हैरत ज़दा हो गई। चूहे एक एक करके ताकतवर घोड़ों में तब्दील हो गए और बग्गी के आगे खड़े हो गए 6 ताकतवर घोड़े, जिनका रंग चमकदार था और रेशमी बाल थे। हमें एक बग्गी चलाने वाला भी दरकार होगा, परी ने सिंड्रेला से कहा, जिसके एवज ने सिंड्रेला ने कहा, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा उस झोपड़ी में भी है। मैं देखा हूँ, अगर वहाँ एक चूहा हो, हम उसे बग्गी चलाने वाले में तब्दील कर सकते हैं। सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चूहा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और परी ने उसको एक मोटीले इंसान में तब्दील कर दिया। इस आदमी की मूछ बड़ी प्यारी और पुरकशिश थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, एक बार फिर से बागीचे में जाओ और जिस बर्तन से तुम पौधों को पानी देती हो, उसके अतराफ में तुम्हें 6 छिपकलियाँ मिलेगी। उसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही सिंड्रेला उन छिपकलियों को परी के पास लेके आई, वो 6 छिपकलियाँ सिपाहियों में बदल गए। वो बग्गी के पीछे जाकर खड़े हो गए और भाला पकड़कर और ऐसी निगरानी करने लगे जैसे पूरी जिंदगी यही काम करने आए हो। उसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बेहद खुश हूँ। सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मैं इन गंदे लिबास में तकरीब में कैसे जा सकती हूँ? परी ने जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े हिंदुस्तानी रेशम लिबास में तब्दील हो गए, जिन पर 2 हंसों की तस्वीर लदी हुई थी।
पूरे लिबास में चमकीले मोतियों की चमक लदी हुई थी। चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था। सिंड्रेला के सर के ऊपर मोतियों से लदा हुआ एक ताज आ गया। उंगलियों में बेशकीमती हीरे और सोने से बनी हुई अंगूठी सज गई। फिर परी ने उसके फटे हुए चप्पलों को पुरकशिश कांच से बने हुए जूतों में तब्दील कर दिया। जैसे ही सिंड्रेला बगी में बैठकर रवाना होने लगी महल के लिए, परी ने उससे कहा, ख्याल रहे आधी रात होने से कब्ल तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम एक लम्हा भी वहाँ रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी, घोड़े और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएंगे और सारे सिपाही चिपकली और कपड़े वही पुराने। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात 12 बजे से पहले ही वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैठकर महल के लिए रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी के बाहर कदम रखा, बादशाह और शहजादा सिंड्रेला की खूबसूरती देख के हैरत ज़दा हो गए। लोगों ने सिंड्रेला को देख के रक्स करना बंद कर दिया। फनकारों ने सिंड्रेला को देख के गाना बजाना बंद कर दिया। सबकी नजर सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर चौंक गई। शहजादे ने सिंड्रेला को रक्स करने की दावत दी, जिसे सिंड्रेला ने कबूल किया। फनकार फिर से अपनी धुन छेड़ने लगे, पर इस बार उनकी धुन बहुत ज्यादा पुरसोस थी। बादशाह, मल्लिका और सारे मेहमान वहां पे सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगे और इस सोच में मशगूल हो गए कि ये लड़की है कौन। शहजादे की नजर सिंड्रेला पर मरकूज हो गई थी। दोनों एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि सिंड्रेला को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने एक हिरन की तरह महल के बाहर दौड़ लगाई। राजकुमार ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर उसे पकड़ ना पाया। महल की सीढ़ियां उतरते वक्त सिंड्रेला का एक जूता एक पैर से निकलकर गिर गया। शहजादे ने वो जूता उठाकर अपने पास रख लिया। महल के सालारों से पूछा गया कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए देखा। सालारों ने कहा कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने एक मैले कपड़ों में एक लड़की को जाते हुए देखा, जो शायद से एक बांदी थी। जब महल से सिंड्रेला की सौतेली बहनें घर वापस लौटी तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा, तो शहजादा दावत में आई हुई उस खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं और वो लड़की अचानक से दावत में से गायब हो गई है। लेकिन बेचारा शहजादा अपने हाथ लगे हुए उस शहजादी के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा। शहजादे ने हुक्म किया, उस जूते को रेशम की तख्ती पर रखा जाए और सल्तनत के सारे घरों में ले जाया जाए और साथ ही ये ऐलान किया जाए, जिस लड़की के पाँव के नाप का जूता होगा उस लड़की के साथ शहजादा निकाह करेगा। सल्तनत की सारी कुंवारी लड़कियों को वो जूता पहन के देखना था। शुरुआत सल्तनत की शहजादियों को पहना के देखी गई। सौतेली बहनों की भी बारी आई। शहजादे का सालार जूतों का नाप लेने के लिए घर पहुंचा। पहले बड़ी बहन ने जूता पहनने की कोशिश की। उसने बड़ा जोर लगाया, लेकिन उसके लिए जूता बहुत छोटा था। बड़ी बहन के दिल में शहजादे से निकाह करने का इतना लालच था कि उसने पाँव छोटा करने के लिए अपने पाँव की उंगलियां काट दी। ऐसा करने से पाँव जूते में आसानी से चले गया, पर सिपाही ने खून देखते से ही उसकी चोरी पकड़ ली, उसे नामंजूर कर दिया। फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया, पर उसकी एड़ियां बहुत बड़ी थी, पर उसने भी चाकू से अपनी एड़ी को काट डाला ताकि जूता उसके नाप का हो जाए। पर उसने जब जूता पहनकर चलने की कोशिश की तब शहजादे के सालार को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई। सिंड्रेला हंसते हंसते बोली, क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सिंड्रेला की हसद तरीन सौतेली बहनों के मना करने पर भी सालार ने सिंड्रेला को जूता पहनने पर मजबूर किया। जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पाँव डाला, जूता उसके पाँव पर ऐसा चढ़ा जैसे मोम का बना हो, बिल्कुल उसी के नाप का। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पाँव में पहन लिया। उसी वक्त उसे वो परी नजर आई और उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूबसूरत कपड़ों में तब्दील कर दिया जो कभी किसी ने देखे ना हो।
सौतेली बहनों ने फौरन पहचान लिया कि दावत में आई हुई खूबसूरत लड़की वो कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। उन्होंने सिंड्रेला के पैर पकड़ के अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगी। सिंड्रेला ने उन दोनों को चूम कर मोहब्बत से कहा कि वो उन दोनों को तभी माफ करेगी जब वो दोनों उसे अपनी बहन मानेंगी। सौतेली बहनों ने उससे वादा किया कि वो उसे अपनी सगी बहन का खिताब देंगी। सिंड्रेला को शहजादे के पास लाया गया। शहजादे को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। कुछ ही दिनों बाद उनका निकाह हो गया। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी उतनी नेक दिल भी थी। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत नेक दिल शौहर चुने जो रईस भी थे और अच्छे भी। और फिर सिंड्रेला और शहजादा साथ साथ हमेशा खुश रहे।